हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि साइंस में पाठ्य योजना लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। बट फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। साइंस में पाठ्य योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ्य योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। तो पहले मैं बता दूं कि यह पाठ्य योजना क्या होता है। यह पाठ्य योजना किसी भी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होती है, जिसे कि हम पाठ्य योजना कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएड कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना बनाते हो उस डेट को दिनांक में आपको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। जिस भी विषय में आप अपनी पाठ्य योजना को बनाते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान जो पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना को बनाते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है या पाठ्य योजना बनाने के लिए जो समय आपको दिया जाता है उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स कहते हैं, इसे हम विषय का ब्लॉक कहते हैं। इस विषय के ब्लॉक में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी दे दी है। उसके बाद आप लिखते हैं प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है किशोरा अवस्था। तो पहले मैं यह बताऊं कि यह प्रकरण क्या होता है। ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं यह बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। आप जो विषय बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में आप अपने विषय से रिलेटेड 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं दे दूं कि जैसे कि आप साइंस की 20 से 25 पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप अपने साइंस की 20 से 25 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है छात्रों की मानसिक व तार्किक क्षमता का विकास करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है छात्रों को वैज्ञानिक सिद्धांतों से अवगत कराना। उसके बाद आप लिखते हो विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं यह बताऊं कि विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। आप जो पाठ बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है हमारा कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग मैक्सिमम आपको 2-2 पॉइंट्स तो लिखने ही होते हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है छात्र किशोरा अवस्था का प्रत्याशमन कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट्स है छात्र किशोरा अवस्था के बारे में जान पाएंगे। बोधात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स है छात्र किशोरा अवस्था के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्र किशोरा अवस्था से संबंधित ज्ञान का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्र किशोरा अवस्था की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्र किशोरा अवस्था व अन्य अवस्थाओं का चार्ट प्रस्तुत कर सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं यह बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। ब्लैक बोर्ड में जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को आप कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, क्लियर करते हैं, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, संकेतक तथा समस्त कक्षा उपयोगी सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं यह बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। ये जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है। बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में एक लाइन आप लिख सकते हो छात्र किशोरा अवस्था से संबंधित पूर्व जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। तो पहले मैं यह बता दूं कि यह प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य छात्रों को पूछे जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को स्मरण कराई याद कराई जा सके
जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ उस प्रकरण की शुरुआत कर सके। उस बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए आप लगभग 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे क्रम संख्या का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, बच्चों के जन्म से पोलियो ड्रॉप पीने तक की अवस्था क्या कहलाती है? तो छात्र आंसर देते हैं, यह बाल्य अवस्था कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, बाल अवस्था कौन सी अवस्था तक होती है? तो छात्र आंसर देते हैं, बाल अवस्था जन्म से 12 वर्ष की समावधि होती है। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, जन्म से 12 वर्ष के पश्चात की अवस्था क्या कहलाती है? तो छात्र आंसर देते हैं, किशोरावस्था कहलाती है। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, किशोरावस्था के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब है कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को बिल्कुल ही नहीं आता है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में एक लाइन आप लिख सकते हो, बच्चों आज हम किशोरावस्था के विषय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हो, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद चौथा कॉलम आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। जन्म से ही शिशु में वृद्धि एवं विकास के परिणाम स्वरूप कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है और यह संकेत कि बच्चे ने किशोरावस्था में कदम रखा है। अतः जीवन काल की तह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था 11 से 12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष तक रहती है। बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा किशोरावस्था का प्रारंभ 1 से 2 वर्ष पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। इन शारीरिक तथा मानसिक बदलावों की शुरुआत बालक बालिकाओं में अलग अलग प्रकार से होती है। इस दौरान शरीर की हड्डियों में तेजी से वृद्धि होती है, जिस कारण हाथ पैर की हड्डियां बढ़ती हैं और बच्चा लंबा हो जाता है। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती हैं। 18 वर्ष तक किशोरियां अपनी अधिकतम लंबाई में वृद्धि कर लेते हैं। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों जो है, किशोरावस्था कब से कब तक रहती है? तो छात्र आंसर देते हैं, किशोरावस्था 11 से 12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष तक रहती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, किस वर्ष की आयु तक लड़के तथा लड़कियाँ अपनी अधिकतम लंबाई में वृद्धि कर लेते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं 18 वर्ष तक।
उसके बाद आप फिर से व्याख्या करेंगे, जिसके लिए 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो शिक्षण बिंदु का आप बनाएंगे। इस कॉलम में व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करते हैं। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। इस कॉलम में व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को आप लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। किशोरावस्था में लड़कों का सीना चौड़ा हो जाता है, लड़कियों में कमर के निचले भाग की चौड़ाई बढ़ जाती है, स्वर में बदलाव, किशोरों की आवाज़ भारी तथा किशोरियों की आवाज़ मधुर होती है। ऐसा इसलिए होता है कि किशोरावस्था में स्वर यंत्र लैरिंक्स विकसित होकर बड़ा हो जाता है। स्वर यंत्र लड़कों के गले के नीचे उभार के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस उभार को कंठमणि एडम्स एप्पल कहा जाता है। लड़कियों में स्वर यंत्र की आकृति अपेक्षाकृत छोटी होती है और सामान्यतः दिखाई नहीं देती है। लड़कियों का स्वर उच्च त्वरत्व पिच वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा तथा भारी होता है। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा 46 गुणसूत्र होते हैं। 23वें जोड़ों को लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। XX बालिका, XY बालक। व्याख्या करने के बाद छात्रों से आप बोधात्मक प्रश्न करेंगे, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न को कॉलम। इस कॉलम में छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, किशोरावस्था के दौरान बालक तथा बालिकाओं के स्वरों में क्या बदलाव होता है। तो छात्र आंसर देते हैं किशोरावस्था में बालिकाओं की आवाज़ उच्च तारत्व पिच तथा बालकों का स्वर गहरा हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या। छात्र आंसर देते हैं मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा संख्या में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। बोधात्मक प्रश्न करने के बाद आप छात्रों को गृहकार्य दोगे। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, बच्चों आप सभी किशोरावस्था नामक पाठ को घर से याद करके आइएगा। इस तरह से आप साइंस में पाठ्य योजना ईजी और आसानी ढंग से बना सकते हैं। हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप हमारे इस वीडियो को प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए, बहुत सारा अपना प्यार दीजिए। आपका यह मोटिवेशनल, आपका ये सपोर्ट मुझे ऐसे ही लेसन प्लान से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देती है।